So can we start? Yes, thank you so much for joining us. Ladies and gentlemen, वेलकम है माई एच बी प्रोग्राम में। और हम आज जो बात करेंगे, एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हो सकता है कि हर किसी की लाइफ से कोरिलेट करे। हो सकता है वो हमारी पर्सनल लाइफ से भी, इंडिविजुअल लाइफ से भी, फैमिली लाइफ से भी रिलेट करे। हम डायबिटिक बॉम की बात करने जा रहे हैं। डायबिटिक बॉम का मतलब है कि ये एक ऐसा एपिडेमिक सिचुएशन है आज इंसानों के पास कि उसकी बॉडी आज के टाइम पे अपनी, जो उसके लिए एक शक्ति देने वाली चीज़ है, जो एनर्जी देने वाली चीज़ है, उसको, उस फ्यूल को वो कंबशन नहीं कर पा रही, जला नहीं पा रही। सपोज जैसे आपके पास गैस चूल्हा है, गैस है, उसमें पूरा फुल सिलेंडर है, या आपके पास लकड़ी है, बट उसमें आग ही ना जले, उसमें वो बर्न ही ना हो पाए, तो अल्टीमेटली आप उनसे खाना नहीं पका पाएंगे, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, हीट अप नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। सेम लाइक दैट हमारी बॉडी में भी हमारा जो फ्यूल है, जो लास्ट फ्यूल बनता है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, वो ग्लूकोज जब बर्न आउट ना हो, फाइनल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट ना हो, एनर्जी में लास्ट में जाके कन्वर्ट ना हो, और धीरे 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 सो मैनी एन नंबर ऑफ रीजन के कारण उसका जब लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है, तो उससे हमारी बॉडी में पहले ब्लड ग्लूकोज ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज के बाद उसके इम्पैक्ट हैं हाई ग्लूकोज लेवल के ब्लड में हमारी लीवर पे, किडनी पे, हार्ट पे, आइज पे, ब्रेन पे। सो मैनी कॉम्प्लेक्सेस हमारी बॉडी में नज़र आने स्टार्ट होते हैं विद द टाइम। तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और इसके डिस्कशन में मैं ज़रूर आप लोगों को भी इन्वॉल्व करूंगा आज, ये क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं लोगों के। सो इसको डिस्कस करते हैं। और यदि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो इससे सफ़र कर रहा है, या आप ऐसे खुद हैं, तो ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखें आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आईपैड से कनेक्ट कर रहा हूँ इसको। अ, मेरी आवाज़ यदि ऑडिबल है इससे, तो एक बार आप थम्स अप कर सकते हैं जिसकी वीडियो ऑन है। राइट, थैंक यू। थैंक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, डायबिटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जो कि हमें, जिनके जैसे इसके नाम हैं, और आज के टाइम पे इसका नाम हर कोई जानता है। बेसिकली ये क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हर किसी चीज़ को इस दुनिया में एनर्जी चाहिए। सबको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि इस नाइदर बी क्रिएट, ये ना तो क्रिएट की जा सकती, और ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना तो इसको ख़त्म किया जा सकता, ना इसको नया बनाया जा सकता। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ये कन्वर्ट होती है। इसको लॉ ऑफ एनर्जी बोलते हैं। जैसे अब मैं हाथ आपके सामने वो कर रहा हूँ, मेरे अंदर एक एनर्जी है, ये हाथ मैंने ऐसे की, ये एनर्जी मेरी, हाथ थोड़ी देर में गर्म हो जाएंगे, वो ट्रांसफर हो गई। अब थोड़ी देर में ठंडे भी हो जाएंगे, यानी कि ये जो टोटल एनर्जी थी मैंने धरती से ही ली है। खाना पान, जो खान पीन, जो मैंने फूड खाया है, वो धरती से ही आया है। अब मैंने ये एनर्जी ऐसे किया, तो ये एनवायरनमेंट में चली गई एनर्जी, और एनवायरनमेंट में ये दूसरी फॉर्म में हीट में चेंज होके गई।
तो वापस से इस एनवायरनमेंट का हिस्सा बनेगी। तो एक लॉ ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट आप कर सकते हैं, ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली एक ही है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे ही हमारे शरीर में जो आज हम बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, हम सांसें ले पा रहे हैं, बॉडी गर्म है, जो हम चाह रहे हैं चल पा रहे हैं, मुंह खा रहे हैं, जिंदा हैं, वो एक एनर्जी के कारण है। और एनर्जी का मेन सोर्स होता है फूड। इस फूड के दो हिस्से होते हैं, एक एनर्जी का हिस्सा होता है और एक हिस्सा होता है न्यूट्रिशन का। जैसे कि लेडीज एंड जेंटलमैन, एक इंजन होता है, उसमें ऑयल डलता है और इंजन के हार्डवेयर होते हैं। ऐसे ही हार्डवेयर में जैसे देखेंगे आप, इंजन का पूरा, कोई गाड़ी को आप सोच के देख लीजिए, बाइक को सोच के देख लीजिए, ऑयल है और एक इंजन का हिस्सा है। ऐसे ही हमारी बॉडी है, और हमारी बॉडी है और उसको भी एक एनर्जी के रूप में फ्यूल चाहिए। अब जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है, ये बॉडी की रिकवरी करता है। जैसे कि आप सर्विस करवाते हो गाड़ी की, जैसे कि एक गाड़ी की बैटरी चार्ज होने में टाइम लगता है, आप उसमें हर चीज़ यानी कि मेंटेन करवानी पड़ती है, मेंटेन करके रखनी पड़ती है, डेली आप साफ सफाई करते हो। ऐसे ही हमारी बॉडी को भी एक प्रॉपर रिकवरी डेली बेसिस पे चाहिए न्यूट्रिशन के रूप में। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वाले हिस्से पे बात करेंगे, ये वाला तो है ही हमारा डिस्कशन का मुद्दा। बट इस वाले हिस्से में क्या होता है, कोई भी चीज़ आपने खाई, फूड खाया, फूड जब आपने डाइजेस्ट किया, तो वो डाइजेशन के लिए गया। डाइजेशन का मतलब होता है बड़ी चीज़ों को छोटे में करना, यानी कि बिग को स्मॉल की तरफ लेके जाना, कि बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाए, ब्लड में वो इतना छोटा हो जाए कि वो ब्लड में अब्जॉर्ब होके आपकी सेल तक पहुंच पाए। सो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे तीन हिस्से होते हैं, जिसको हम फूड का पार्ट बोलते हैं। एक हिस्सा है हमारा कार्ब है, एक हिस्सा हमारा फैट है, एक हिस्सा हमारा प्रोटीन है, राइट। आप कैलोरी के हिसाब से देखेंगे, इससे 1 ग्राम से इससे 4 मिलती है, इससे भी 1 ग्राम से 4 मिलती है, और इससे 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी मिलती है, यानी कि इसको कैलोरी में कन्वर्ट करें तो, राइट। सो अब सबसे जो पहले डाइजेस्ट होता है खाना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें। आप क्या खा रहे हैं तो थोड़ा समझ में आएगा कैसे अपनी डाइट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सबसे पहला जो डाइजेशन है, जिसको बॉडी सबसे बड़े से छोटे में तोड़ती है, वो कार्ब है। अब कार्ब में जैसे आप देखेंगे, हमारी टंग पे जो सलाइवा होता है, जैसे आपकी जो जीभ जो है वो गीली होती है, इसमें सलाइवा निकलता है, सलाइवा में आपका कार्ब को डाइजेस्ट के एंजाइम यही मिलना स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन के एंजाइम नहीं बनते, फैट डाइजेशन के एंजाइम नहीं बनते, यहाँ ओनली कार्ब डाइजेशन के एंजाइम बनते हैं। यानी कि नेचर ने बॉडी को इस तरीके से बनाया कि यहाँ से कार्ब स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से कार्ब स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कार्ब ही नेचर के अकॉर्डिंग पचने के लिए बना है, और कार्ब ही सबसे पहले इंस्टेंट एनर्जी देता है। इंस्टेंट एनर्जी में कार्ब ही कन्वर्ट होगा। जैसे बनाना खाते एनर्जी आ जाती है, घी खाते एकदम से एनर्जी नहीं आएगी, बिकॉज वो हमारे, अभी मैं थोड़ा सा आपको, ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर था, यहाँ से आपका कार्ब का पहली पोजीशन यहाँ से, फिर ये आएगी यहाँ पे आपका, और यहाँ पे आके आपकी स्टमक आ गई। स्टमक के बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे आपका लीवर है, यहाँ पे पित्त की थैली जिसको बोलते हैं, यानी कि गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर एक लीवर के बाइल का, लीवर एक बाइल नाम का जूस बनाता है, एक केमिकल बनाता है, उस बाइल को ये स्टोर करता है, स्टोरेज हाउस है गाल ब्लैडर। जब समटाइम क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, और समटाइम आप आगे से पूरा रास्ता गैस बनी रहती है, तो क्या होता है, आपका खाया पिया ऊपर की तरफ प्रेशराइज करता है इसकी तरफ, और ये समटाइम वो ऐसे प्रेशराइज होते होते इसका जो बाइल है वो पूरे तरीके से रिलीज नहीं होता, और यहाँ स्टोन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मेन रीजन माना जाता है हमारे बाइल स्टोन का, यानी कि बाइल जो आपके लाइक
गाल ब्लैडर स्टोन का ये मेन रीजन माना जाता है। दूसरे रीजन भी हैं कि आपका सही तरीके से काम ना करे, सही तरीके से आपकी बॉडी एक तरीके से रिस्पॉन्स ना दे रही हो, लीवर सही से बाइल नहीं बना पा रहा, और सो बट ये रीजन माना जाता है कॉन्स्टिपेशन और अल्टीमेटली स्टोन फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन अब ये बनता क्यों है, ये बनता क्यों है, यहाँ पे एसिड है। ये जो पेट की भोजन की थैली होती है, यहाँ एसिड होता है और इसका पीएच जो है 2.2 होता है। यानी कि इतना इतना, जैसे नींबू से भी जो खट्टा हो उससे भी नीचे है और इसका पीएच होता है। HCl के कारण ये इसमें हाइड्रोक्लोराइड जो एसिड होता है वो बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इस HCl के कारण एक अच्छी चीज क्या है, ये इम्यूनिटी का भी काम करता है हमारे लिए। इम्यूनिटी का कैसे काम करता है, कोई भी खाने में बैक्टीरिया वायरस आया तो ये इतना लो पीएच पे वो सरवाइव नहीं कर पाता, तो बहुत सारे जर्म्स यही मर जाते हैं। ये हमारा डिफेंस का भी काम कर रहा है। और ऊपर से हमें भोजन को जो आपने चबाया है, समटाइम तो लोग चबाते भी नहीं, ऐसे निकल जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए। तो आप चबा चबा के खाएंगे तो आपका जो HCl है वो उसको और जैसे चबा के खाने में आपने छोटा छोटा कर दिया, HCl मिला तो ये और आपका सॉफ्ट हो गया और छोटे में टूटने को तैयार हो गया। तो यहाँ जाते जाते आपका कार्ब तो यहीं पच जाता है। यहाँ जाते जाते आपका यहाँ पे है पेनक्रियाज, इस एरिया में है आपका पेनक्रियाज। मैं थोड़ा सा आपको इसलिए समझा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। ये एरिया है पेनक्रियाज, यहाँ से है लीवर की एंड के जो लीवर जो बना रहा है वो यहाँ से है। इसको डिओडोनम जंक्शन बोलते हैं। एक जंक्शन है जैसे रेलवे ट्रैक के जंक्शन होते हैं। ये यहाँ से जो पीएच नीचे गिरा है HCl मिलने के कारण, अब यहाँ पे ये बनाता है प्रोटीनेज एंड अमाइलेज। यहाँ पे आपको प्रोटीन और फैट के डाइजेशन के एंजाइम बनते हैं। वो एंजाइम पीएच स्पेसिफिक होते हैं। पीएच उनको अपना पीएच नहीं मिलेगा तब तक वो एक तरीके से काम नहीं करेंगे। टेम्परेचर एंड पीएच दोनों पे वो स्पेसिफिक होते हैं। तो इनको काम करने के लिए 5 pH के आसपास चाहिए, 5.6 के आसपास चाहिए। तो जब ये लीवर जब बाइल साल्ट बनाता है, साल्ट होता है इसमें मिलता है, यहाँ के खाने के साथ मिल जाता है। अब खाने के साथ मिलके इसके पीएच को बढ़ा देता है। अब पीएच को बढ़ा देगा तो ये फैट को डाइजेस्ट करने वाले और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम इस पे काम करेंगे और फैट को तोड़ देंगे फैटी एसिड में, प्रोटीन को तोड़ देंगे अमाइनो एसिड में, और अमाइलेज मिलके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा ग्लूकोज में। ये हमारे छोटे छोटे लास्ट के मॉलिक्यूल बनते हैं। अभी देखो कि सबसे फास्ट, अब यहाँ से बात आती है कि कौन सा ऐसा फूड खाना चाहिए हमें जो जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज को कंट्रोल कर पाए। अब ज्यादा कार्ब खाएंगे तो यहाँ से पचना स्टार्ट होगा एकदम से आपके ब्लड में जाके। आपका जैसे ये ब्लड है, ये RBC था, ये ऐसे ब्लड था, ब्लड में आपकी एंट्री होगी ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज गया, ग्लूकोज जाके एकदम से ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। अब ब्लड यहाँ पे आते ही आपका लीवर काम करेगा। लीवर क्या करेगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ग्लाइकोजन को अपने पास स्टोर कर लेगा, कुछ तो अपने पास रख लेगा, कुछ फैट सेल में उसको कर देगा। तो यहाँ इसके बाद भी अब यहाँ एक दूसरा रोल होता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, दरवाजा खोलता है, ये ताले की चाबी है जो आपकी सेल में इसकी एंट्री के लिए आपको चाहिए। यदि इंसुलिन नहीं होगा तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा। जैसे होता था ना, खुल जा सिमसिम, आपने अलीफ लैला देखा होगा, वहां पे सिमसिम खुल जाती थी एक स्पेसिफिक आवाज लगाने पे। ऐसे ही ये भी स्पेसिफिक है। जब तक इंसुलिन की आवाज यहाँ तक नहीं पहुंचेगी ये दरवाजा नहीं खुलेगा। और दरवाजा नहीं खुलेगा तो इसमें एक ईंधन को जलाने के लिए एक चूल्हा होता है, इसको बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब हमारी बॉडी बनी है सेल से, सेल में एक चूल्हा है माइट्रोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। अब पावर हाउस में ईंधन ईंधन ही नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, ईंधन घूमता रहेगा खून में, ब्लड में घूमता रहेगा, और ब्लड में घूमता रहेगा, प्रेशर किस पे पड़ेगा, सबसे पहले किडनी पे।
अब लेडीज एंड जेंटलमैन, किडनी पे जो प्रेशर पड़ेगा, किडनी पे जो प्रेशर पड़ेगा, तो अब ये क्या करेगी, इसको एक्स्ट्रा पानी चाहिए ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए। इसको एक्स्ट्रा पानी चाहिए कि भी सारे ग्लूकोज को बाहर निकाल दे। तो आप देखेंगे डायबिटीज पीपल को सब बहुत ज्यादा यूरिन निकलता है, बार बार में पेशाब आता है, ज्यादा यूरिन निकलना स्टार्ट होता है, क्योंकि उसकी किडनी ने ग्लूकोज को बाहर निकालना है बॉडी से, क्योंकि वो बढ़ गया है। तो ऐसे करते करते फिर किडनी पे भी प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही आप किडनी से यूरिन बाहर निकलेगा, ऊपर से प्यास लगेगी, जिसको बोलते हैं पॉलीफेजिया, और इसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। अब ये करते करते प्यास, और ऊपर से क्या होगा, सेल के पास ईंधन पहुंचा ही नहीं है। सेल सोच रही है, सेल के पास तो अभी एनर्जी बनाने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए कुछ पहुंचा ही नहीं। सेल डिमांड कर रही है एनर्जी लाओ, एनर्जी लेके आपने खा लिया, पर वो ईंधन पहुंच ही नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप दोबारा खाएंगे, फिर ग्लूकोज बढ़ जाएगा, फिर खाएंगे, फिर वो किडनी पे प्रेशर धीरे 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 धीरे, इस सिस्टम को यदि आप देखेंगे तो ग्लूकोज जब आपका ब्लड में बढ़ा, ग्लूकोज बढ़ा, तो ये सीधा आपकी किडनी पे असर डाला। यहाँ पे पानी और साल्ट ज्यादा निकल गया, तो आपको क्रैम्प आना, आपको टाइटनेस, मतलब क्रैम्प आना बॉडी में आपके, ज्यादा यूरिन आना, फिर प्यास लगना, ऊपर से आपकी सेल के चूल्हे को, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊपर से ग्लूकोज का ईंधन नहीं मिल रहा, ओनली ब्लड में घूम रहा है। किडनी तो इसको फिल्टर कर करके परेशान हो गई है, चूल्हे के पास ईंधन नहीं है। तो ये आपको बार बार में मैसेज आएगा, खा लूं, भूख भी ज़्यादा लगेगी। डायबिटिक पीपल को पेशाब भी ज़्यादा आता है, यूरिन भी ज़्यादा आता है, भूख भी ज़्यादा लगती है, प्यास भी। पर अल्टीमेटली ईंधन जहां तक पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंच पाता। और इस बढ़े हुए ग्लूकोज को ही, लेडीज एंड जेंटलमैन, डायबिटिक बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। आपके लिए आपके आपके लिए ये जरूरी था, पर जरूरत वाली चीज आपके लिए आपकी उसमें पहुंची ही नहीं, टारगेट तक पहुंची नहीं, इसके लिए इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब दो कंडीशन आई लेडीज एंड जेंटलमैन, या तो इंसुलिन बन रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है, ये समटाइम, ये 5% लोगों में जन्म से ही नहीं बनता है, हेरिडिटरी बोलते हैं इसको, टाइप 1 बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटिक बोलते हैं। कि पेनक्रियाज बचपन से ही, जो इसका पेनक्रियाज था, वो बचपन से ही उसके बीटा सेल ने इंसुलिन नहीं बनाया। तो अब क्या होगा, इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट। इसके पास है ही नहीं तो किसी और से लेना पड़ेगा, डिपेंडेंट है, तो इसको तो बाहर से लगवाना ही पड़ेगा। तो आपने हमेशा ये देखना है कि ये बचपन से तो नहीं है, बचपन से नहीं है तो पेनक्रियाज में वो इंसुलिन बन ही रहा नहीं रहा। आप कोई भी सप्लीमेंट खा लीजिए, दुनिया की कोई भी चीज खा लीजिए, जब तक कुछ भी खा लीजिए, वो डायबिटीज ओनली इंसुलिन से डिपेंडेंट है, वो हेरिडिटरी है, उसका बन ही नहीं रहा। तो अल्टीमेटली हमें इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करना पड़ेगा ऐसे इंसानों में जिसकी यूनिट तय उसकी बॉडी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती हैं। अब आता है जब इंसुलिन बन रहा है, इंसुलिन बन रहा है, बट बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसको पहचान ही नहीं रही। होता ना, जैसे एक बंदे का दिमाग ही सटिया जाए, वो अपने घर वालों को भी ना पहचाने, ऐसे ही बॉडी इस इंसुलिन को एक्सेप्ट ही नहीं करती, पहचानती नहीं। इसको बोलते हैं इंसुलिन का रेजिस्टेंट। कि भाई साहब रेजिस्टेंट पैदा हो गया बॉडी में। रेजिस्टेंट किसके साथ कारण हो सकता है, यहां से मैं आपको दो तीन बातें जरूर बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है, कोई भी क्लाइंट या आप खुद। अब देखिए, ये रेजिस्टेंट किससे पैदा होता है। रेजिस्टेंट पैदा होने के कई कारण होते हैं। एक रेजिस्टेंट का कारण है फैट सेल का बढ़ जाना, स्पेशली विसरल फैट। जितने मोटे आदमी हैं जिनके ऑर्गन पे फैट आ गया है, तो वहां पे फैट सेल के बढ़ने के कारण इंसुलिन की सेंसिटिविटी, क्योंकि इसमें एक्टिविटी नहीं है, एक्टिव नहीं है तो सोता रहता है, ये तो बोझ है शरीर पे, इस पे कोई, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो इसमें कोई एक्टिविटी है ही नहीं है, तो एक स्टोरेज हाउस है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा, एक ये कारण है। दूसरा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण कोर्टिसोल जब बढ़ता है,
कोर्टिसोल जब बढ़ता है तो ये बॉडी के कुछ फंक्शंस को कंट्रोल करता है, स्पेशली इंसुलिन को। इंसुलिन का जो बेसिकली एक्शन है उसको ये कंट्रोल कर देता है, स्टॉप करना स्टार्ट कर देता है, रेजिस्टेंट पैदा करता है। तो जो मोटे आदमी हैं जो स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपको देखना है कि मैं मोटा हूं या मैं स्ट्रेस में ज्यादा रहता हूँ। कई बार पतले लोगों को भी फैट होती है, बट वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन पे है। वो आपके लाइक लीवर लेवल पे है, वो आपके किडनी लेवल पे है, वो आपके हार्ट के पास है। तो ऐसे करके इसको इसके उस सराउंडिंग में जो जमा फैट है, अंदर बाहर से पतला दिख रहा है पर इनके ऑर्गन के सराउंडिंग है, तो वो भी फैट का कारण हो सकता है। तो ऐसे इंसान को, अब मैंने जो बताया था ना कि सबसे जल्दी कौन सी चीज पचती है, कार्बोहाइड्रेट, वो जीभ में ही उसके एंजाइम में पचाने की। तो कौन सी अवॉइड करनी है जो सबसे पहले पचती है, पहले कौन सी पचेगी, कार्ब पचेगा। और कार्ब के सबसे बेकार जो ऑप्शन है जो हमें हमेशा अवॉइड करने चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स कभी भी नहीं पीनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जहर है आपके लिए। सबसे बैड, जैसे होता ना कि सबसे बुरे खाने का नाम बताओ जिसको इंसान खाते हैं, ये नंबर वन कैटेगरी में आता है। जो आप सोडा ड्रिंक्स पीते हो किसी भी कमर्शियल नाम से, कोल्ड ड्रिंक्स, फिर आपकी स्वीट्स हैं जो चीनी से बनी है, जो चीनी शुगर, शुगर प्लस मैदा प्लस डेयरी, डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध से, मैदे से और शुगर से बनने वाले ये बहुत ही खतरनाक प्रोडक्ट हैं आपके लिए, क्योंकि ना तो फाइबर है इसमें। अब शुगर को, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बोलते हैं एम्प्टी कैलोरीज। एम्प्टी कैलोरीज इसका मतलब है खाली कैलोरी है। जैसे इंजेक्शन लगा दिया किसी चीज का, ये इंजेक्शन है कैलोरी का। इसमें ना विटामिन ना मिनरल्स। आजकल ब्राउन शुगर की बात हो रही है, ब्राउन शुगर भी खाली कैलोरी है, बस वो ब्राउनिंग रिएक्शन से कलर किया हुआ है, कोई इसमें ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। हाँ यस, जो जगरी पाउडर है, गुड़ वाला पाउडर, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं शुगर के साथ साथ, तो वो चीनी से थोड़ा सा बेटर माना जाता है। इसलिए वो उस पहले के लोग उसको ज़्यादा यूटिलाइज करते थे, मीठा दूध नहीं पीते थे, मीठी चाय नहीं पीते थे, ऐसी चीज़ें यूटिलाइज नहीं करते थे जिसमें एकदम से एम्प्टी कैलोरी वाली हो। तो कोल्ड ड्रिंक है, स्वीट है, शुगर है। तो सबसे पहला डायबिटिक आदमी को क्या करना चाहिए, पहला काम करना चाहिए, इसको भोजन को तीन हिस्सों में बांटना चाहिए। पहला हिस्सा होना चाहिए उसका फाइबर्स का। इंसान को 30 से 40 ग्राम फाइबर चाहिए पर डे, पर 30 से 40 ग्राम फाइबर की बजाय डायबिटिक वाले को ये 50 से 60 ग्राम चाहिए। अब जैसे ही फाइबर खाओगे, फाइबर किस में है, खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, आपकी क्या बोलते हैं, जितनी सैलेड है, और जो क्या बोलते हैं अपना ब्रोकली है। ब्रोकली एक बहुत स्टडी चल रही है डायबिटीज में कि ये एक तरीके से एक GLP-1 लेवल को वो कर देता है, एक्टिव कर देता है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। फाइबर को सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। फाइबर क्या करते हैं, आपका जो ग्लूकोज है पेट में जो पड़ा हुआ उसको स्लो ब्लड में जाने देते हैं। ब्लड में स्लो जाएगा तो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, इकट्ठा नहीं होगा, और किडनी पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। उसके बाद पोर्शन आता है प्रोटीन का। तो फाइबर में ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सैलेड हैं, और फ्रूट्स भी। पोर्शन को थोड़ा सा कम रखें, हैवी पोर्शन नहीं, हैवी पोर्शन 80-20 का रख लीजिए। 80% आपकी वेजिटेबल हैं, 20% फ्रूट्स हैं। कोई भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है केला खाने से ये हो जाएगा हो जाएगा। ये सारा का सारा एक तरीके से आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पर पोर्शन साइज ज्यादा नहीं खाना है, पोर्शन साइज कंट्रोल करना है। प्रोटीन में आपकी मर्जी है, आपको जो भी अच्छा लगता है। बेस्ट यदि बायोलॉजी के अनुसार देखा जाए तो एग को माना जाता है, फिर वे को माना जाता है, फिर आपके पी प्रोटीन, ये इस टाइप के, यानी कि दाल है, वे प्रोटीन है, एग है। मैं नॉन वेज को प्रीफर नहीं करूंगा डायबिटीज के केस में, क्योंकि पहले ही बॉडी में इन्फ्लामेशन है, फिर से इन्फ्लामेशन और ज्यादा होगा।
और लोग इंडिया में नॉनवेज को जिस तरीके से यूटिलाइज करते हैं फ्राई करके ग्रेवी बना के, वो तो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। यहाँ पे आके फैट प्लस कार्ब में ले तो वो होल ग्रेन जैसे ओट्स है, मल्टीग्रेन आटे आटे की एक चपाती है, तो पहले इससे फुल करें। ये सबसे बड़ा पोर्शन होना चाहिए, फिर ये पोर्शन होना चाहिए, फिर ये पोर्शन होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। जितने फाइबर खा सकते हो, जितना सैलड खा सकते हो उतना ही, और जितना प्रोटीन खाएंगे। अब ये वाला जो इससे भी 1 ग्राम से 4 कैलोरी मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट से भी 4 कैलोरी मिलती है, तो फर्क क्या है? कार्बोहाइड्रेट आधे घंटे 1 घंटे के अंदर कैलोरी दे देगा, ये देगा 4 घंटे में। भाई साहब धीरे धीरे स्लो स्लो ये डाइजेस्ट होगा, इसलिए प्रोटीन आपको ज्यादा स्टाइटी फील करवाता, बार बार में भूख लगने नहीं देता। जिसको बार बार में भूख लग रही है, 1 1 2 2 घंटे में भूख लग रही है, मान के चलिए उसमें प्रोटीन की कमी है, इंडिकेशन है वो प्रोटीन की कमी का। सो इसमें अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ कि डायबिटीज था हमारे सामने, यानी कि इंसुलिन पे डिपेंड था। इंसुलिन पे जो इंसुलिन बनता है और फिर काम नहीं करता, एक इंसुलिन बनता ही नहीं तो बाहर से ही इंजेक्ट करना पड़ेगा, ये डिपेंडेंट है, ये टाइप 1 है। और ये 5% ही होती है, और ये चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है, बच्चों में ही मिलेगी ये आपको, ये जवानी में आके नहीं मिलती, रेयर ही होता है जवानी में मिले। यही आपकी 90 से 95% इस टाइप की होती है, जवानी में नहीं दिखता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 30 35 के आस आज तो और भी बहुत सारे साइन है पे 20 साल की एज में ही डायबिटीज उनको दिख रही है। इंसुलिन बन रहा था भाई साहब, पर इंसुलिन बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, रेजिस्टेंट पैदा हुआ। इस केस में आपका डाइवाइटल काम करता है। लोग मेरे से बहुत बार पूछते हैं कि डाइवाइटल 1 कैसे काम करता है। जब पैनक्रियाज बना रहा है, अब क्या होगा, यहाँ पे भी 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है जब आपका ग्लूकोज बॉडी ले ही नहीं पा रही थी और ऊपर से आप खा रहे थे, तो पैनक्रियाज बार बार में हर बार इंसुलिन बना रहा था, इंसुलिन बना रहा था, ऊपर से आप खा रहे थे, इंसुलिन बन रहा था। धीरे धीरे इसने भी ओवर काम करके अपने आप को, इसका फंक्शन खत्म हो गया, और ये या तो लो सिक्रेशन पे चला गया, लो सिक्रेशन बिल्कुल सिक्रेशन कम हो गया, या सिक्रेशन विद द टाइम खत्म हो गया। बट ये डायबिटीज आज हुई है तो ये लंबे टाइम में जाके 10 15 साल में ऐसा होता है। तो इसलिए आपको इस टाइप की डायबिटीज की कंडीशन में, जैसे इसका इंडिकेशन क्या है, जो भी लोग 200 से 300 वाली कैटेगरी में होंगे, उनको फास्ट रिजल्ट आएगा। रीजन क्या है, उसका पेनक्रियाज बना रहा है तभी, नहीं तो ये 400 प्लस हो जाती, 500 प्लस हो जाती, कि उसका पेनक्रियाज ही काम छोड़ रहा है और साथ में रेजिस्टेंट भी है। तो इस कैटेगरी में तो आपको बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे डाइवाइटल के। उसमें क्या है ऐसी चीजें, वो भी मैं बताऊंगा। इस कैटेगरी में तो आपको 4 4 5 5 10 10 दिन में बंदा बोलेगा मेरे को, और मेरे पास इतनी टेस्टिमनी आते हैं। आप लोग कहते हैं जी एक को रिजल्ट नहीं आया, एक को आ गया, एक को ये हो गया, एक को नहीं हुआ। अब समझ में आया कि कहाँ पे रिजल्ट आता है, कहाँ पे नहीं आता। सो मल्टीपल लोग अपनी टेस्टिमनी भेजते हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि इंसुलिन सिक्रेट हो रहा, रेजिस्टेंट यदि पैदा है, तो उस पे आपका ये प्रोडक्ट काम करेगा। उस पे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट काम करते हैं, वो कौन से मॉलिक्यूल काम करते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो हमने सीखा कि भाई टाइप 2 में भी जो ये वाली रेंज है उसमें बहुत जल्दी आपको असर देखने को मिलेगा। 300 प्लस वाली रेंज में आपको स्लो स्लो असर देखने को मिलेगा। और एक चीज जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, तरह तरह के आपको नुस्खे बताए जाएंगे। ये खा लो, जामुन खा लो, करेला खा लो, वो खा लो, डेफिनेटली इनका बेनिफिट मिलेगा। पर मैं कहता हूं 3 चीजें ही आपको बचा पाएंगी डायबिटीज से। ऐसी कोई दुनिया की दवाई नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई आपको चलाए, डॉक्टर विक्रांत आपको चलाए, कोई दूसरा मार्केटर चलाए, या कोई दूसरी कंपनी का कमर्शियल प्रोडक्ट आपको चलाए, झांसे में नहीं आना है। ये कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, अपने आप को समझना है, अपने क्लाइंट को समझना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि आपने डाइट का ये चार्ट दिमाग में उसके डालना है। फाइबर, यहाँ आएंगे फाइबर, सबसे ज्यादा फाइबर खाने से पहले हमेशा सैलेड, खाने से पहले हमेशा सैलेड। फिर प्रोटीन, फिर आपका गुड फैट, गुड फैट प्लस
कार्ब, वो भी मल्टीग्रेन वाला। ओट्स है आपके, मल्टीग्रेन वो है, चीजें, मिलेट है, इस रागी है, इस टाइप की चीजें, और उसी पे एक चम्मच घी लगा लीजिए। मैं कहता हूं ये करते ही आधा काम स्टार्ट हो गया। दूसरा है डाइजेशन, टाइप ऑफ फूड प्लस डाइजेशन। डाइजेशन को आप बहुत बेहतर रखने के लिए फाइबर तो आपकी हेल्प करेंगे, कुछ आपको प्रोबायोटिक वाली चीजें लेनी चाहिए। प्रोबायोटिक में दही आती है, कमर्शियल योगर्ट आता है, और सप्लीमेंट आते हैं। जैसे आने वाले टाइम में गट फाइब्रियल आपके लिए कमर्शियल प्रोडक्ट आ रहा है जनवरी में, वो भी बहुत हेल्प करेगा। जैसे आपको लगता है ब्लोटिंग है इस आदमी को, आप या आप ही ऐसे आदमी जिसको डायबिटिक है, आपको पेट खाते ही पेट फूला रहता है, तो लीवर का आपको टारगेट करना पहले लीवर को। लीवर में आपका जैसे लीवो वन है, जीपीएम है, पेट साफ हो जाएगा तो ब्लोटिंग नहीं रहेगी, और ब्लोटिंग नहीं रहेगी तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कारण जो उसकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ा हुआ, उसकी वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकता है इंसुलिन का रेजिस्टेंट भी बढ़ा हो। तो पेट साफ, ये वाला और ये वाला एक ही करेंगे। और एक्सरसाइज, यदि कार्डियक की प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट के बीपी ऊपर नीचे नहीं है, तो आप आराम से थोड़ी जॉगिंग वॉगिंग भी स्टार्ट कर सकते हो, ये भी एक पिलर बनेगा। राइट। इसके बाद है सप्लीमेंट। अब कुछ लोग मेरे से ये भी बोलते हैं कि सी मैं डायबिटीज की जो दवाई ले रहा हूँ, क्या उनके साथ ये ले सकता हूँ? यस, ले सकते हो। ये इंसुलिन लेने वाला भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, बट गैप रखना है आपने। 3 घंटे का एवरेज गैप रखना। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी हाइपोग्लाइसेमिक्स नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग आपको बोलेंगे कि ये भी ले लूंगा तो ये मेरा ग्लूकोज कम तो नहीं कर देगा। ये ग्लूकोज कम नहीं करेगा, ये ग्लूकोज को हेल्दी मेटाबॉलिज्म में लेके जाएगा, ग्लूकोज को सेल तक अंदर ले जाने का काम करेगा। अब ऑलरेडी सेल के अंदर चला गया जो इंसुलिन इंजेक्ट बाहर से किया हुआ है, तो उसके उसमें ये वो हेल्प ही करेगा उसके प्रॉपर डाइजेशन में, क्योंकि जब माइटोकॉन्ड्रिया पे जाएगा वहां पे मल्टीविटामिन चाहिए, वहां पे मिनरल्स चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया को। इस क्योंकि है तो ये केमिकल, ये आग थोड़ा ना जलती है, उसमें केमिकली ही तो ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ग्लूकोज केमिकली चेंज हो जाता है एटीपी में। तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि जिससे कि पता नहीं खिलाते कुछ भी हो जाएगा, ये नेचुरल चीजें हैं। थोड़ा सा गैप आपने मेंटेन रखना है 2 से 3 घंटे का, इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करने से पहले। सो अल्टीमेटली डाइजेशन से रिलेटेड और फूड को ऐसे ही आपने प्लान करना, थोड़ी एक्सरसाइज, एक सप्लीमेंट, एक दवाई काम कर जाए तो बता देना मुझे। नहीं करेगी, कोई भी कहना, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देगी। और सपोर्ट करने के बाद भी यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये आपके खान पान के पे ही 80% डिपेंड था। अब जिस पे ही 80-90% डिपेंड है कोई चीज, वही नहीं ठीक करेंगे, और हम सोचेंगे कार्बोहाइड्रेट खा खा के, शुगर खा खा के, बिना फाइबर वाली चीजें खा खा के अपने आप को ठीक रख पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा हमें, जब भी आप हैं या आपके क्लाइंट हैं, प्रोस्पेक्ट हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, उनकी ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। पेट कैसा है, लीवर कैसा काम कर रहा है, नींद कैसी आ रही है। तो जब डाइवाइटल के साथ आपको लगता है नींद कम आ रही है, तो आपने ब्रेन वन भी साथ में दे देना। उसकी वो जॉब क्या करता है, दिन में काम क्या, सारे दिन स्क्रीन का काम है, ट्रेडिंग का काम है, एक जगह बैठे रहने का काम है, इसका मतलब है कि दिमाग ऑक्यूपाई, तो स्ट्रेस और ज्यादा रहेगा। तो आपको अस्वा और ब्रेन को कॉम्बिनेशन में दिया, और साथ में आपने डाइवाइटल को दिया, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपको लगता है कि ये बंदा पहले कोई ऐसी हैबिट थी जिसमें अल्कोहल इंक्लूड था, या लीवर का इन्फेक्शन हुआ है, या पेट फूला रहता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो कार्ब कट वन और आपका जीपीएम और लिवो वन को भी ऐड ऑन कर दीजिए कि इसका विसरल फैट कम होना स्टार्ट हो। और मोटे आदमी को बोलो कि वीक में धीरे धीरे करना है, वीक में एक फास्ट करना स्टार्ट करवाएं उसका, कि उसकी विसरल फैट नीचे जाए और उसकी बॉडी एक्टिव होना स्टार्ट हो। इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, खाना ऐसे आदमी को जब ये वाला खाना भी खाएगा तो शाम के 7 बजे के बाद जहर है उसके लिए। कोई भी आदमी, इसमें एक आदमी के लिए एक्सेप्शनल है, जो आदमी नाइट ड्यूटी कर रहा है, लेट आ रहा है, तो जितने बजे खा रहे हो डेली, सपोज करो आपने रात को 11 खाया, अगला खाना आपका रात के 11 बजे प्लस इसमें 14 घंटे कर दीजिए, मिनिमम 14 घंटे कर दीजिए अगले खाने में, रात का लास्ट खाने के प्लस 14 घंटे
आप 14 घंटे करने के बाद कितने बजे का आपका ये जाएगा, आपका अगला खाना कितने बजे खाएंगे आप। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे ये आपका दोपहर को जाके आपको खाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप ये मान के चलें आप खिलवाड़ कर रहे हो। अब जैसे 7 बजे खाया और अब ब्रेकफास्ट आप 9 बजे कर सकते हो, 14 घंटे का गैप। तो 11 बजे खाया तो आप इसमें ऑलमोस्ट आपका मान के चलें ये रात दोपहर को 1 बजे आप दिन में पानी पिए, उस टाइम तो आपकी बॉडी को नहीं नीड है। आपकी बॉडी के पास रात का खाना था, नहीं नीड है उसको, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में आपको ड्रा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट, थोड़ी सी एक्सरसाइज आपकी जीवन को वापस से ट्रैक पे ला सकती है। तो फास्टिंग है। अब एक चीज और करनी है, थोड़ा सा सनलाइट लगानी है लेडीज एंड जेंटलमैन। विटामिन डी की कमी से आपकी पेनक्रियाज की जो इंसुलिन बनाती है बीटा सेल, वो एक्टिवेट रहती है विटामिन डी से। अब देखो शुगर भी सन से इनडायरेक्टली कंट्रोल होती है, हड्डियां हड्डियां मजबूत नहीं होती। तो अब मेडिसिन के नाम लिखते हैं। टाइम, रात का खाना जो भी है 7 बजे तक खा लीजिए, और 7 बजे नहीं खा पा रहे तो जिस टाइम पे खा रहे हैं 14 घंटे का गैप, यहाँ पे भी 14 घंटे का गैप करना है। 7 बजे वाले 9 बजे, और इसके बाद जो भी एक्स टाइम पे खा रहे हैं वो इस टाइम पे खा सकते हैं। दूसरा, एक तो ये मेडिसिन है, दूसरी मेडिसिन है सनलाइट, तीसरी मेडिसिन है फास्टिंग। हफ्ते में कंप्लीट फास्ट रखें। प्री डायबिटिक वाले के तो लिए बहुत ही मतलब इजी है ये करना, और आराम से 1 महीने में अपनी उसको नॉर्मलाइज कर सकता है। एक्सरसाइज एंड डाइट का न्यूट्रिशनल वैल्यू इस तरीके से: फाइबर्स, प्रोटीन, लास्ट में फैट प्लस कार्ब, ये छोटा पोर्शन रखें, ये ज़्यादा रखें, और ये और ज़्यादा रखें, और प्रॉपर मील लें। और इसमें शुगर से बनी हुई चीज़ें जिसमें चीनी डली है, फ्रूट्स की कोई दिक्कत नहीं है। फ्रूट्स आप सुबह जितने खा सकते हो फ्रूट्स खाएं, शाम को खाने की ज़रूरत नहीं है। शुगर अवॉइड करें। मिल्क से बनी हुई प्रोडक्ट, दही आप यूज़ कर सकते हो, लस्सी आप, छाछ आप यूज़ कर सकते हो। शुगर, मिल्क और मैदा एंड रिफाइंड ऑयल, इनको अवॉइड करें। यानी कि फ्राई वाली, रिफाइंड उसी में डलेगा जो फ्राई होगा, फ्राई को आप बंद कर दीजिए। ये आपके लिए वो है, और ये आपकी मेडिसिन है, राइट। सो अभी लेडीज एंड जेंटलमैन इस पे आते हैं प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन पे। फॉर्मुलेशन एंड हेल्थ एंड फंक्शन में डाइवाइटल में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये फॉर्मूला क्यों कारगर होगा, कैसे कैसे रिजल्ट देगा, किन कारणों से रिजल्ट देगा, क्योंकि एस्टोनिया इज नोन फॉर देयर एविडेंस बेस्ड, फॉर देयर फॉर्मुलेशन, फॉर देयर साइंस। उन सारी चीज़ों के लिए एस्टोनिया वन जाना जाता है। ये कोई मिरेकल नहीं है कि आप एक आदमी को खिलाओगे, 100 आदमी को खिलाओगे, 10 आदमी को रिजल्ट आएगा और फिर उसी की टेस्टिमनी घुमाओगे। मैं ये कहता हूँ कि 100 को आपने रिकमेंड किया तो हमेशा 80 में आपको रिजल्ट मिलेंगे। 20 में आपने, हो सकता है उसको दूसरी प्रॉब्लम थी, वो पर्टिकुलर काम ना कर पाए, राइट। सो अब यहाँ पे आप देखेंगे आज के टाइम पे लेटेस्ट स्टडी, जिमनेमा नाम के एक, इसको गुडमर बोलते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में गुडमर बोलते हैं। इसके बारे में लेटेस्ट बहुत स्टडी चल रही है। इसकी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी के बारे में रिसर्च ये सजेस्ट करती है, हाइपोग्लाइसेमिक एंड लिपिड लोअरिंग इफेक्ट। यानी कि जिमनेमा एक ऐसा प्लांट है जिसका जिमनेमिक एसिड जो होता है, इसमें जो एक्टिव मॉलिक्यूल है, वो एक तो आपके ट्राइग्लिसराइड, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं, उसको लोअर इफेक्ट देता है, और साथ में आपके ग्लूकोज के भी हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स पे काम करता है। और नेचुरल रेमेडी के रूप में ये टाइप 2 डायबिटीज में, टाइप 2 समझ रहे हैं, जिसमें इंसुलिन बनता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, स्टडी इंडिकेट जिमनेमा जो है वो इंक्रीज करता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी, हेल्प टू रीजनरेट बीटा सेल। बीटा सेल क्या करते हैं, पेनक्रियाज में पाए जाने वाली वो सेल जो इंसुलिन को बनाती है। और इंसुलिन क्या करता है, गेट ओपन करता है ईंधन को चूल्हे तक पहुंचाने के लिए। यदि ईंधन को चूल्हे तक गेट ओपन करने वाला ही कमजोर पड़ा हुआ, वो सही काम नहीं कर रहा, पेनक्रियाज से बन रहा है,
तो उसको भी ये मजबूती देता है, सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, रेजिस्टेंट को ब्रेक करता है, और पेनक्रियाटिक बीटा सेल को भी रीजनरेट में करता है, और डिक्रीज इंटेस्टिनल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, यानी कि पेट से ही ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को ये मिनिमाइज रखता है। सो क्लिनिकल ट्रायल्स में 10 अलग अलग स्टडी में लगभग 419 पार्टिसिपेंट थे, और उन्होंने ये पाया गया यदि जिमनेमा सप्लीमेंट लिया था सिग्निफिकेंटली रिड्यूस फास्टिंग ग्लूकोज एंड आपका जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है, जो HbA1c टेस्ट होता है, उसको ये लो मेंटेन करता है, लोअर साइड लेके जाता है। तो ये जिमनेमा के बारे में है। और आप जिमनेमा की अभी जो लेटेस्ट वो चल रही है स्टडी, उसमें भी आप इन चीज़ों को देख पाएंगे। सो अल्टीमेटली लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करता है, लोअर ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल लेवल, रिड्यूस कार्डियोवास्कुलर, जिसके कारण हार्ट में भी, क्योंकि देखिए डायबिटिक जब होती है तो उसमें हार्ट की बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ऐसे इंसानों में, ब्लॉकेज होने के। और ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस डाउन करने का काम करेगा। और इसमें जिमनेमिक एसिड जो है वो एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जिसका एंटी डायबिटिक इफेक्ट है। स्टिग्मा स्टीरोल जो होते हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइबर चाहिए। सिग्मा स्टीरोल एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट डालता है। डी असाइल जिनमेमिक एसिड जो है वो बेसिकली एंटी डायबिटिक एक्टिविटीज की प्रूवन स्टडी मानी गई है, यानी कि जिमनेमा में जो ये मॉलिक्यूल हैं इसी की वजह से इसकी ये इन पे स्टडी की गई, और लगभग 400 प्लस पीपल पे 10 अलग अलग स्टडी की गई, 10 अलग अलग टाइप से। तो उनमें ये निकल के आया कि भाई जिमनेमा जो है वो गुडमर जो है वो लिपिड्स प्रोफाइल को भी सही रख सकता है, पेनक्रियाज की बीटा सेल, जैसे अभी किसी का 10 साल से डायबिटीज चल रहा था, पेनक्रियाज की सेल तो बेचारी इतना काम करके थकी हुई है, तो जिमनेमा उनको रिवाइव कर सकता है, रीजनरेट करने में हेल्प कर सकता है। सो आप धीरे धीरे अपनी हाई शुगर लेवल को धीरे धीरे कंट्रोल और बॉडी की रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे आप देखेंगे सिनमेना, जिसको आप दालचीनी बोलते हैं, दालचीनी पे भी बहुत सारी रिसर्च रिसेंटली चल रही है। 2024 की पब्लिश स्टडी अमेरिकन अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में, अमेरिका के क्लिनिकल न्यूट्रिशन पे जर्नल आता है, उसमें पाया गया यदि 4 ग्राम सिनेमन सप्लीमेंट लिया जाए 4 वीक तक, ये सिग्निफिकेंटली आपके ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को कम कर देता है। ओबेज मोटे लोगों में और ओवरवेट में, जिसको प्री डायबिटिक कंडीशन है, जो अभी जस्ट मोटे थे और डायबिटिक में गए ही हैं, उनके लिए तो सिनामन का जो वो है पाउडर है वो भी अकेला काम करता है। इसमें जो सिनमेनिक एसिड होता है वो बेसिकली मेन रिस्पॉन्सिबल है। ग्लाइसेमिक कंट्रोल का रिसर्च सजेस्ट दैट सिनामन सप्लीमेंटेशन लोअर द फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज इन इंसुलिन और होमा HbA1c लेवल, ये एक तरीके से इंडिकेटर हैं हाई ग्लूकोज के, और टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में। और देखो यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलेगी, पॉलीसिस्ट ओवरियन सिंड्रोम में भी वोमेन में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जिसको PCOD की प्रॉब्लम है, जिसको हम रिसोली भी बोलते हैं। लिपिड प्रोफाइल इंप्रूवमेंट सिनेमन करता है, LDL और कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को ये मैनेज करने में हेल्प करता है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिनेमन एंटी डायबिटिक में बी एट्रीब्यूट टू इट्स एबिलिटी टू इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। क्यों ये डायबिटीज को कंट्रोल कर रहा है? बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी, इनिबिट इंटेस्टिनल ग्लूकोज अब्सॉर्प्शन, जो पेट से इंटेस्टाइन से जो ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन होता है उसको रोकता है, और मॉड्यूलेट गट माइक्रोबायोटा। गट माइक्रोबायोटा का मतलब जो अंदर हेल्दी वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गट ब्रेन के कनेक्शन को सिक्योर करते हैं, उसको ये बढ़ाता है। तो ओवरऑल डायबिटिक में भी और इम्यूनिटी में भी सुधार लाने का काम करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है, रिसर्च है, 2025 का एक एंटी डायबिटिक मैकेनिज्म ऑफ सिनामन एक्सट्रैक्ट पे पब्लिकेशन था। सो उसमें भी ये पाया गया कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में और गट माइक्रोबायोटा में काफ़ी मदद करता है, इसको यदि डेली कंज्यूम किया जाए तो। सिनामन सप्लीमेंटेशन ऑन ग्लाइकोलिपिड मेटाबॉलिज्म इन टाइप 2 डायबिटीज। ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब है ग्लूकोज और फैट के
लिपिड्स को मतलब मेटाबॉलिज्म को टाइप 2 डायबिटिक मेलिटस, इसलिए इसको T2DM बोला जाता है। मेटा एनालिसिस स्टडी हाईलाइट करती है इसके बेनिफिट दोनों में, ग्लूकोज और लिपिड्स के लेवल में। सो एक तरीके से ये भी एक एंटीबायोटिक डॉक्टर ही बोल सकते हैं, जिमनेमा और सिनामन को मिला के यदि आप लिया यूज किया जाए तो। एक बहुत ज्यादा बार्बरिन नाम का, बार्बरिन जो है आज के टाइम पे एक तरीके से उसके साथ स्टार्ट किया है, जो आज के टाइम पे डायबिटिक की ड्रग्स हैं उसके साथ इसको सिमुलेट करके दिया गया, तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिले स्टडीज में। ग्लूकोज lowering effect है, barberine has shown to significantly reduce fasting plasma glucose, HbA1c इन टाइप 2 डायबिटीज में, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, लिपिड्स प्रोफाइल को बैलेंस करता है, और कॉम्बिनेशन मेट फॉर्मिंग एक दवाई होती है, और अदर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं जो डायबिटीज लोगों को रिकमेंड किए जाते हैं, उसके साथ इसको मिला के देखो, ये भी एक बहुत सेफेस्ट ड्रग मानी जाती है, इसका बॉडी पे कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिला नहीं है। और सो इसमें इसको मिला के दिया गया तो इसका इफेक्ट और ज़्यादा पड़ा, और ये एक नेचुरल मॉलिक्यूल है, एंटी ऑक्सीडेंट का भी काम कर रहा है, एंटी इन्फ्लामेटरी का भी, और सो डिक्रीज ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंट को डिक्रीज करता है। प्री एडिपोसाइड डिफ्रेंशिएशन, यानी कि आपके नई फैट सेल बनने से आपकी बॉडी में रोकता है। और अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसका CRP एक टेस्ट होता है जो बढ़ा मिलता है, इन्फ्लामेशन का इंडिकेट होता है, बार्बरिन उसको भी। और हिपेटिक फैट कंटेंट को, फैटी लीवर में भी बार्बरिन आपकी बहुत हेल्प करता है। तो डायबिटिक फैटी लीवर, ये मान के चलें एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है जो आपकी हेल्प करता है। अभी रिसेंटली इसके बारे में पब्लिकेशन आए 2024 की एक स्टडी में, मेटा एनालिसिस में पाया गया कि बार्बरिन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव ग्लाइसेमिक कंट्रोल एंड लिपिड प्रोफाइल इन टाइप 2 डायबिटीज। 2023 की स्टडी में भी बार्बरिन एंटी डायबिटिक पोटेंशियल के रूप में इसमें वेल स्टडी हुआ। 2025 में रेंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल जामा नेटवर्क ओपन evaluated the efficacy and safety of barberin, ये भी टाइप 2 डायबिटीज में प्रूवन स्टडियों में पाया गया। सो बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, लाइक जैसे AMP के बार्बरिन उसको एक्टिवेट कर देता है बॉडी में, जिससे बॉडी वेट घटना स्टार्ट होता है, और फैटी एसिड कंट्रोल में आता है, लिपिड्स कंट्रोल में आता है, और आपकी जो नसें होती हैं, जो आपकी खून की नलियां होती हैं, उनको सॉफ्ट करता है, उसको फ्लेक्सिबल बनाता है, जो हार्डनिंग होगी जिसके कारण BP और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती हैं। सो इसके अलावा एक ऐसा मेटल आयन है, क्रोमियम पिकोनेट बोलते हैं। क्रोमियम भी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को और लिपिड्स को डाइजेशन में हेल्प करवाता है। लाइक टाइप 2 डायबिटीज में क्रोमियम सप्लीमेंट हर उसमें मिलेगा आपको आने वाले लेटेस्ट सप्लीमेंटों में। और इंसुलिन की सेंसिटिविटी, लिपिड प्रोफाइल और डायबिटीज के रिस्क को ये रिड्यूस रखता है। सो क्रोमियम भी और इसमें भी लेटेस्ट पब्लिकेशन यही बोलती हैं कि क्रोमियम एक तरीके से एंटी डायबिटिक और मैनेज करने के लिए टाइप 2 डायबिटीज को बहुत अच्छा मॉलिक्यूल माना जाता है मेटल आयंस में। सो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने तो इसको एक तरीके से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन में अलाउ भी कर रखा है, सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए पोटेंशियल मिनरल्स की कैटेगरी में। सो सीक्रेट वेपन अगेंस्ट द हाई ब्लड शुगर के रूप में इसको यूज किया जाता है क्रोमियम को। सो ये मैं सारी चीज़ें क्यों बता रहा था कि ये लेटेस्ट मॉलिक्यूल हैं जिन पे बहुत सारी रिसर्च चल रही है। एंटी डायबिटिक इफेक्ट, कोलेस्ट्रोल लिपिड्स बैलेंस साथ में करना, लाइक हार्ट के लिए और लीवर की फैट जैसी चीज़ों पे भी ये अच्छे से काम करते हैं, जिसके कारण हार्ट लिवर ये अच्छे से काम कर पा रहे, डायबिटिक वाले के लिए ये ज़्यादा खतरे में होते हैं। सो जो आज हम फॉर्मुलेशन डाइबाइटल में लेके आए हैं, उसका ये फॉर्मुलेशन है इंग्रेडिएंट लेवल पे। आप देखेंगे जिनेमा, फेनुग्रीक, मेथी के बारे में सब जानते हैं, मैं बार बार मैं बताऊंगा, ऑलरेडी सब ने यूज भी किया होगा और सब ने एक दूसरे को प्रेफर भी किया होगा, और सब यहाँ पे डायबिटिक के केस में हर कोई डॉक्टर बनता है। तो थोड़ा सा अपना डॉक्टर खुद बनिए, धरती में नंगे पैर चलिए, हफ्ते में एक फास्ट रखिए,
सनलाइट को पूरा लीजिए, शाम का खाना 7 बजे कीजिए, पोर्शन को देखिए, फाइबर वाला ज़्यादा, फिर प्रोटीन वाला ज़्यादा, फिर आपका फैट एंड कार्बोहाइड्रेट वाला, और बार बार में ज़्यादा ना खाइए। पोर्शन साइज पे ज़रूर बिलीव कीजिए। तो और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, तो आप आराम से अपने को रिवर्स कर सकते हो। और ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है डायबिटिक, यदि टाइप 1 को छोड़ दें, टाइप 2 आपकी मैनेजेबल है। सो फेनोग्रिक है, सिनामन है, नीम करेला भी बहुत सब जानते हैं इसके बारे में। अर्जुना इसलिए डाला था कि हार्ट के ब्लॉकेज हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो भी डेली की डेली हार्ट की रिकवरी कार्डियो प्रोटेक्टिव के रूप में यूज़ होती जाए। अश्वगंधा इसमें इसलिए कि डाला क्योंकि ये एक तरीके से अडाप्टोजन है, स्ट्रेस को बैलेंस आउट करता है। सो बारबरी, अश्वगंधा, अर्जुना, नीम करेला, सिनामन, फेनुग्रीक, ये जिसको हम जनरल भाषा में, देसी भाषा में आयुर्वेद बोलते हैं, मैं इसको आयुर्वेद अकेला नहीं बोलता। ये एक तरीके से पोटेंशियल हमारी ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं जो प्रूवन है, और साइंस ने भी इस पे रिसर्च करके इसके वो मॉलिक्यूल निकाल लिए जिनके कारण इसका इफेक्ट आता था, जिसके कारण इनको सदियों से लोग यूज करते आ रहे थे। अब इस साइंस ने भी प्रूव कर दिए। तो आप इसको आयुर्वेद बोलें, इंडियन ट्रेडिशनल हर्ब्स बोलें, या सदियों से चली हुई पद्धति बोलें, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे, और जनरल जो कंपनियां ओनली नेटवर्क मार्केटिंग के पावर को यूज करती हैं, जहाँ प्रोडक्ट का अता पता कुछ नहीं होता, वो हमेशा ये बोलेंगे मेरा आयुर्वेदिक है, मेरा लाइक मेरा आयुष सर्टिफाइड है। ये सारी की सारी चीजें छोटी से छोटी कंपनी के पास होती हैं। आयुष का सर्टिफिकेशन हो गया, इसके बिना आप फैक्ट्री लगा नहीं सकते, इसके बिना आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। सो एवरीबडी हैज वो तो एक नॉर्म्स है। जैसे आपने खाता खुलवाना है तो आपको फॉर्म फिलअप करना ही पड़ेगा, तब खाता खुलेगा, चाहे वो डिजिटल करो या फिजिकल करो। सो ऐसे ही आपने कोई भी लाइसेंस बनवाना है, उसके लिए एग्जामिनेशन पास करना है। ऐसे ही जब आप आयुर्वेदिक प्रोडक्टों के साथ काम करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग पे लाइसेंस होता ही है। सो यहाँ पे पोर्शन कौन सा है, ये फंक्शनलिटी को टारगेट किया है। कौन सी फंक्शनलिटी? ग्लूकोज एंड लिपिड्स मेटाबॉलिज्म। तो ये अकेला डायबिटिक वाला नहीं है, ये आपके बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स, और उसमें भी आपको फर्क देखने को मिलेगा इस प्रोडक्ट को यूज करके। या जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा और हार्ट की प्रॉब्लम को ये एक तरीके से मिनिमाइज करने में आपकी हेल्प करेगा, जो कि डायबिटिक वाले के साथ ज्यादा होती है। विटामिन ई है, विटामिन डी है, विटामिन के है, बायोटीन है, एंड क्रोमियम है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी और डाइजेशन ऑफ इंसुलिन को बेटर करते हैं। और विटामिन ई, डी, के, इनका रोल आपके ब्लड में भी है, इनका रोल आपकी हड्डियों को मजबूत करने में भी है, इम्यूनिटी बूस्टर में भी। विटामिन ए, बायोटीन, टोरिन। अब विटामिन ए आपको पता है कि बहुत सारे को रेटिनोपैथी हो जाती है, यानी कि कम दिखना स्टार्ट कर देता है डायबिटिक पीपल को। तो विटामिन ए है इसमें, और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कुछ चीज़ें डाली हुई है। बायोटीन है जो पेनक्रियाटिक हेल्थ को सही रखता है। टोरिन है, टोरिन एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है जो हमारे लाइक एनर्जी देता है सेल को, ग्लूकोज वाले पाथवे से नहीं, दूसरे वाले पाथवे के, दूसरे पाथवे से ये एनर्जी देता है, और अल्टीमेटली ऑर्गन्स को ये एक्टिव रखने का काम करता है। B1, B6, एलेनाइन और एल आर्जिनिन। आप जहाँ पे भी ब्लॉकेज होगी उसको खोलने के लिए एल आर्जिनिन वासोडाइलेशन का काम करता है, तो खून का प्रभाव अच्छे से होना स्टार्ट करे। फैटी लोगों में तो और ज़्यादा इसको ये चाहिए। सो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और ब्लड सर्कुलेशन में ये वाला कॉम्बिनेशन हेल्प करता है। ट्रांस रेस्वेरेट्रोल, वही रेड वाइन का जो एक्टिव मॉलिक्यूल है, ये एंटी एजिंग का काम करता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है, ब्रेन प्रोटेक्टिव है। और बॉडी में जब इसको यूज करती है बॉडी, तो बॉडी एक तरीके से जैसे फास्टिंग कंडीशन में जाती है, फास्ट में चली जाती है, तो एंटी एजिंग चीजें बनाते हैं जिसमें सर्ट्यून्स T1 को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो उसमें ट्रांस रेस्वेरेट्रोल हेल्प करता है, जो रेड वाइन का एक्टिव मॉलिक्यूल है वो भी इसमें डला हुआ, जो हार्ट और एंटी एजिंग और आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। सिलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल है मेटल लाइन में। जिंक एंड क्रोमियम भी लिपिड्स से लेके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में और इंसुलिन की सेंसिटिविटी में हेल्प करते हैं। साथ में B12 भी है लेडीज एंड जेंटलमैन, और B6 में जो न्यूरोलॉजिकल और इन्फ्लामेशन सपोर्ट को हेल्प करता है, ब्रेन की हेल्थ को, और लाइक एक जो क्रैम्पिंग आते हैं उन चीज़ों को ये रोकने का काम करता है। तो ये, अब आप इस फॉर्मूला को देख के क्या लगेगा, अब ये कोई अकेला जामुन नहीं है, ये अकेला कोई करेला नहीं है, अकेला कोई मेथी नहीं है। अब जिमनेमा भी साथ में, गुड़मर भी साथ में है, अर्जुना भी साथ में है, बारबरीन भी साथ में है, अश्वगंधा भी साथ में है, विटामिन ई, विटामिन डी, के, बायोटीन। आप किसी को सपोज करें
अब पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा था, उसको इंसुलिन बहुत कम बन रहा था बॉडी में। धीरे धीरे 10 दिन में रिजल्ट नहीं आया, 15 में आया, पर 15 में किस चीज का रिजल्ट? ग्लूकोज में तो सुधार नहीं आ रहा ना। हार्ट के लिए अर्जुना तो काम कर रहा है, अश्वगंधा ब्रेन पे और स्ट्रेस पे काम कर रहा है, टोरिन काम कर रहा है, बायोटिन काम कर रहा है, विटामिन ए काम कर रहा है, एल-आर्जिनिन काम कर रहा है, ट्रांस रेस्वेराट्रोल काम कर रहा है। एक दो 2-3 महीने में वो धीरे धीरे जो आपका सोया हुआ पेनक्रियाज है, हो सकता है रिवाइव हो जाए वो। थोड़ी सी आप डाइट पे फोकस करेंगे, थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे फोकस करेंगे, तो इतना इम्पेशेंट नहीं हुई है कि एक हफ्ते में मुझे नहीं आया। डेली आप पिने लगा लगा के देख रहे हो, जस्ट पहले वाली जो दवाई ले रहे थे उसको आप लेते रहें, और इसको 2-3 घंटे के उसमें अंतराल में आप इसको, जो इंसुलिन ले रहा है उसको एक टैबलेट से स्टार्ट करना चाहिए, जो इंसुलिन नहीं ले रहा उसको 2 टैबलेट यूज करने चाहिए, और गैप रखना चाहिए। धीरे धीरे मॉनिटर करो कि आपका ग्लूकोज लाइन नीचे आ रहा जल्दी, तो वो वाली दवाई कम कर दो, इंसुलिन की यूनिट चेंज कर दो, तो आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को उस तरफ लेके जाएंगे। होलिस्टिक हीलिंग के लिए हम बात करते हैं, हम एक कोई अकेली प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करते, वी आर टॉकिंग अबाउट द होलिस्टिक वेलनेस। अब इसमें एंटी एजिंग, नसों को खोलने वाला, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी स्ट्रेस, कार्डियक प्रोटेक्टिव, लीवर का फैट को घटाने के लिए, विसरल फैट में सेंसिटिविटी इंसुलिन को बढ़ाने के लिए, सारी चीजें हैं। ये एक तरीके से फंक्शनल डायबिटिक मल्टीविटामिन है, जिसका हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, हाइपोग्लाइसेमिक इंसुलिन वाला इफेक्ट नहीं है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देता है। इसलिए 2-3 घंटे का आपने दवाई के बीच में अंतराल रखना है, जो आपकी डेली रिकवरी करेगा। हार्ट के लिए डेली रिकवरी में आपका डायबिटिक के केस में हार्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है, किडनी पे पड़ रहा है, लीवर पे पड़ रहा है, आंखों पे पड़ रहा है, इन चीज़ों को ब्रेन पे पड़ रहा है, नींद पे पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली आपकी डेली की रिकवरी ये सिक्योर कर सकता है। सो आपको हेल्दी ग्लूकोज लेवल, मैंने स्ट्रेस, एडेप्टोजन, लीवर फंक्शन, नर्व फंक्शन, आई फंक्शन, कार्डियक फंक्शन, हेल्प टू मैनेज इम्यूनिटी, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और रिकवरी जो चाहिए डायबिटिक पीपल को, ये सिक्योर करता है। तो स्ट्रेस के केस में जल्दी से अपने नोट्स बना लीजिए। सोते टाइम एक ब्रेन वन इस आदमी को दे दीजिए, एक सुबह सुबह असवा खिला दीजिए इसी के साथ ही, तो ये स्ट्रेस के केस में अच्छा काम करेगा। लीवर और ब्लोटिंग, डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, तो लीवो वन सिरप और आपका जीपीएम, ये जरूर आप इसको रिकमेंड करें कि पेट साफ रहना स्टार्ट होगा। तो और इंसुलिन वाले केस में एक से स्टार्ट करेंगे, जो इंसुलिन नहीं ले रहा वो 2 ले सकता है सुबह शाम, खाने के 2-2.5 घंटे के बाद इसको ले सकता है। सो खाने से पहले लेने की जरूरत नहीं, हम अक्सर खाने से लेने से पहले लेने की हालांकि कोई दिक्कत नहीं करेगा, तो बट फिर भी आप इसको 2 घंटे के बाद लेंगे, तब भी ये धीरे धीरे पेनक्रियाज इंसुलिन को एक्टिवेट करके आपकी हेल्प करने वाला है। कुछ केसेस में आपको देखने को मिलेगा, टाइप 1 में आप बच्चों को दें, इससे रिजल्ट आ जाएगा। ये मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, कंपनी क्लेम नहीं करती है, इसके इंग्रेडिएंट क्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि वो इंसुलिन डिपेंडेंट माना जाता है। सो बस यही बोलना चाहूँगा, जितने भी हमने बात की उसके साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, जो हम बात कर रहे थे उसके, ये आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये स्टडी बोलती हैं, जो हम बोल रहे हैं क्लिनिकल प्रूवन चीज़ें हैं। सो जितनी भी साइंटिफिक स्टडी एक तरीके से हर मॉलिक्यूल के बारे में आते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं, स्टडी करके ये सारी जानकारी आप लोगों तक लेके आते हैं, किस चीज़ का क्या रोल है और कैसे कैसे वो हमारी इसमें हेल्प करता है। सो बिना साइंस के कोई गारंटी नहीं होती किसी चीज़ की, तो कंपनी हमेशा साइंस बैक्ड चीज़ों को ही प्लान में रखती है। सो एसबीटीसी आप डेली इम्यूनिटी के रूप में सभी को यूटिलाइज कर सकते, जो इन्फ्लामेशन को आपके पेट साफ करने में हेल्प कर सकता है। यहाँ पे जो मैंने बताया, स्ट्रेस के केस में, हार्ट के केस में ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं एक्स्ट्रा, जो लगता है कि इस बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो उसमें ये सेकंड लाइन ऑफ प्रोडक्ट का सजेशन आप कर सकते हैं। डाइजेशन केस में ये आपका बनता है, और अल्टीमेटली एवरीडे वन आपको लगता है कि बंदे में सालों से अच्छा नहीं खा रहा था, तो एक एवरीडे वन का भी साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं।